बैक टू द चैनल माई सेल्फ वैष्णवी कसौतन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जो कि बिहार की सभी यूनिवर्सिटीज़ के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था यूरोपियन लिटरेचर का, क्लासिकल लिटरेचर को डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही आपकी जो यूनिट 1 थी द इलियाड बाय होमर, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसका एक मेजर सेक्शन हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हमने अबाउट द पोएट डिस्कस कर लिया, जिसमें हमें पता चला था कि होमर के बारे में क्या क्या नॉलेज अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमने अबाउट द कैरेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए थे कि इस पोएम में या इस एपिक में क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेजरली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड प्लस हम लोगों ने जो डिटेल डिस्कशन था, समरी तो एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट डिटेल डिस्कशन भी हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने बुक 1 to बुक 12 प्रॉपर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, सो अभी तक की स्टोरी या इससे पहले की जो स्टोरी, वो अगर आपको नहीं समझ आई है या ये फर्स्ट वीडियो जो आप देख रहे हैं, सो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप इससे पहले की जो लास्ट की 2 वीडियोस जो हैं उनको प्लीज़ आप देख लीजिए। एंड इस वीडियो में मैं द इलियाड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी, यानी कि बाकी बचे जो 12 चैप्टर्स हैं वो इसी एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं बुक 13 के साथ। एंड बुक 13 का नाम है द बैटल एट द शिप। सो लास्ट जो था कि लास्ट बुक 12 में हुआ ये था कि हेक्टर को गॉड्स का सपोर्ट मिल रहा है एंड इस वजह से वो जो ग्रीक्स हैं उनके जो बैरिकेड्स हैं वो उनको बोल्डर की हेल्प से तोड़ दिया है। ठीक है, सो बोल्डर की हेल्प से बैरिकेड्स टूट चुके हैं एंड अब वो शिप मतलब जो सेफ एरिया था ग्रीक्स का वो वहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है, एंड इस एक्ट से जो है जो जूस है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है कि भाई फाइनली जो है ग्रीक्स ऐसे स्टेट पे आ गए हैं कि ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे वो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि अब एक्लीस को बैटलफील्ड पे आना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी सिर्फ जूस ये बात जानते हैं कि एक्लीस को बैटलफील्ड पे आना पड़े, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। बाकी गॉड्स को लग रहा है दैट जूस इज फेवरिंग ट्रॉयस। ओके, सो इस वजह से पोसाइडन आते हैं ग्रीक्स की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो अब थोड़ा सा डर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ग्रीक्स हार जाए, वो चाहते हैं ट्रॉयस हारे। ठीक है, रीजन मैंने आपको बताया था कि पोसाइडन ने जो है ट्रॉय को बनने में बहुत मदद की थी, बट जब प्रेस की बात आई या पूजा करने की बात आई तो ट्रॉयस ने पोसाइडन की पूजा नहीं की थी, एंड जिसकी वजह से पोसाइडन जो थे वो उनसे नाराज थे। ठीक है, सो पोसाइडन जो है वो एज अ सूट सेयर बन के वो आते हैं एंटेसिस के सामने। ठीक है, एंटेसिस ये एक किंगडम है, आप कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स है। ठीक है, एंड वो उनको कहते हैं कि आप अपने सोल्जर्स को बहुत मोटिवेट कीजिए, एंड अगर आप जो है आप अपने ग्राउंड्स को मेंटेन रखेंगे तो बाकी जो सोल्जर्स हैं वो आपको देख के फाइट करने में इनकरेज होंगे और वो प्रॉपरली फाइट करेंगे। ठीक है, सो पोसाइडन की बात की वजह से एनेस्टस रहते हैं, ये सब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे आर्चर्स रहते हैं, ये हेक्टर को काफी टाइम तक उसी बैरिकेड के पास रोके रखते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन हेक्टर ने बैरिकेड तोड़ दिया बट वो बैरिकेड के आगे नहीं आ पा रहा। ठीक है, एंड ये लड़ाई कंटिन्यू चलती है एंड इसी बीच कई सारे हीरोज हैं जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कई सारे हीरोज हारते हैं एंड यहाँ पे जो है एक मेजर डेथ जो होती है वो ये रहती है कि हेक्टर ट्राई करते हैं कि वो ट्यूसर को मार दे, बट वो ट्यूसर को मार नहीं पाते, सो ही किल्स एम्फीमेचस। ठीक है, जो उनका नाम है, एंड ये पोसाइडन के ग्रैंडसन रहता है। अब पोसाइडन ऑलरेडी नाराज थे ट्रॉय से, हेक्टर से। उसमें हेक्टर ने क्या किया, पोसाइडन के ग्रैंडसन को मार दिया, तो पोसाइडन और ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, गुस्सा हो गया है वो। एंड वो फिर दूसरे जो बाकी ग्रीक्स वॉरियर रहते हैं, ग्रीक जो आप कह सकते हो कि लीडर्स रहते हैं, उसमें से एक रहता है आइडोमेनस। उनसे बात करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं एंड उन्हें पुश करते हैं कि अब आप हेक्टर से बदला लीजिए। एंड सारी ग्रीक की टीम मिलके जो है वो हेक्टर को पुश करना स्टार्ट कर रही है कि किसी तरीके से हेक्टर बैरिकेड के आगे ना आए। ठीक है, अभी तक जूस जो है वो हेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं एंड पोसाइडन जो है वो ग्रीक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उससे होमर जो रहता है वो अपनी पोएम में या इस सेक्शन में, बुक के इस सेक्शन में वो
जूस और पोसाइडन की पार्ट्स को भिड़ते हुए दिखाते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। बट अगेन वो ट्रॉयस का साथ दे रहे हैं, जूस ट्रॉयस का साथ दे रहे हैं ताकि एक्लीस जो है एट लास्ट बैटल फील्ड पे आए। वो चाहते हैं जैसा कि एक्लीस की मदर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि एक्लीस को जो है उनकी ग्लोरी या उनका ऑनर जो है वो वापस मिलेगा, ठीक है। अब कंटिन्यूसली ये फाइट चल रही होती है एंड फाइट के बीच में ये बात तो आप समझते हो कि अगर आप अपनी टीम का ध्यान नहीं रख रहे हो या एज अ कमांडर आप अपने सोल्जर्स का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो सोल्जर्स जो है वो बैटल फील्ड में मर रहे हैं, उनको चोट लग रही है, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हो तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टॉप फाइटिंग या दे रेजिस्ट फाइटिंग। तो ऐसा ही कुछ हेक्टर के साथ होने लगा कि जूस के सपोर्ट की वजह से वो इतना ज़्यादा मतलब बैटल को लेके इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए थे कि उन्होंने अपनी टीम को देखा ही नहीं, अपनी आर्मी को देखा ही नहीं कि उनकी आर्मी किस तरीके से इफेक्टेड हो रही है। एंड एक पॉइंट आता है जहाँ पे सिर्फ हेक्टर बचे रह जाता है, उनकी पूरी जो आर्मी रहती है वो सब वुंडेड रहते हैं। तो हेक्टर के फ्रेंड पॉलीडेमस उनके पास आते हैं एंड वो पॉलीडेमस उनको हेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब इस बैरिकेड के आगे जाना बेवकूफ़ी होगी, हमें अब पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो लड़ने की हालत में नहीं है, इससे ज़्यादा हमारी जो आर्मी है वो लड़ नहीं पाएगी, हमारे सोल्जर्स लड़ नहीं पाएंगे। एंड आखिर में वो हेक्टर जो रहते हैं वो पॉलिटिक्स की बात मानते हैं एंड वो पीछे चले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जबकि अपने इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको ट्रीट किया जा सके, उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, ठीक है, एंड थोड़ी देर उनको आराम मिल जाए। एंड अब वो एक पॉइंट आप ये समझो कि बैटल फील्ड बहुत बड़ी है, तो हेक्टर ये बैरिकेड वाला पॉइंट छोड़ देते हैं एंड वो दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे प्रिंस पैरिस उनको मिलते हैं एंड फिर हेक्टर ऑब्वियसली पैरिस से नफरत करते हैं, तो वो फिर से पैरिस को डांटने की कोशिश करते हैं एंड इन रिस्पॉन्स पैरिस उनको कह देता है कि मैं कायर नहीं, ठीक है, मैं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। इस कन्वर्सेशन के बाद हेक्टर के अंदर थोड़ा सा अपने भाई को लेकर थोड़ा सा प्यार आता है कि हाँ ये कायर तो नहीं है, ये लड़ना जानता है एंड इस वजह से अब दोनों भाई साथ में लड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों लोग साथ में लड़ना स्टार्ट करते हैं तो बीच में ग्रेट एजेक्स आ जाते हैं जो कि हेक्टर को मॉक करते हैं एंड वहाँ पे स्काई में ग्रीक्स को जो है फिर से एक ईगल दिखाई देता है, जिसे ग्रीक्स जो है वो एक अच्छा साइन मानते हैं एंड हेक्टर चिल्लाने लगते हैं कि ये जो ग्रेट एजेक्स जो भी बकवास कर रहा है, जो भी चीज़ें उल्टी सीधी बोल रहा है वो सब बकवास है, जब असली बैटल आएगी तो वो हार जाएंगे, ठीक है, वो जीत नहीं पाएंगे। इतनी कन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच में एंड यहीं पे बुक 13 जो है वो खत्म हो जाती है। अब चलते हैं बुक 14 पे। सो बुक 14 में क्या होता है, बुक 14 का नाम तो पहले देख लीजिए। बुक 14 का नाम है जूस आउट मैनोवर्ड। सो जूस का क्या होता है कि यहाँ पे नेस्टर ये ग्रीक आप कह सकते हैं एडवाइजर हैं। सो ये अपनी पूरी आर्मी को देख के थोड़ा सा डरे होते हैं। वो देखते हैं कि जितने भी सोल्जर्स को तो छोड़ दो, जितने भी कमांडर्स हैं, चाहे वो एग्नन हो गए, चाहे वो ओडिसीज हो गए, चाहे वो डियोडोमस हो गए, सब के सब इंजर्ड हैं, सबको चोट लगी हुई है एंड कोई भी लड़ने की हालत में नहीं। सो एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे आप कह सकते हो कि ग्रीक्स खुद बहुत ही हताश फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे एगमनन मतलब डिस्करेज होकर वो सबको कहते हैं कि हमारी हार तय है। वो दोबारा ये बात कह रहे हैं कि हमारी हार तय है, हमें वापस चले जाना चाहिए। एंड अगेन डियोडोमस जो है वो एगमनन को डांटते हैं, ओडिसीज उनको डांटते हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो एंड अगर आप ऐसी बात करोगे एंड किसी सोल्जर ने सुन लिया तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड इसकी वजह से पूरी आर्मी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एज अ कमांडर हमें एक एनर्जी मेंटेन रखनी, हमें हमारी आर्मी को आगे बढ़ाते रहना, ठीक है। अपनी इंजरीज के साथ जितने भी जो कमांडर्स रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट वॉरियर्स हैं, वो सब अपनी आर्मीज के पास जाते हैं एंड सबको इंस्पायर करते हैं। एंड दूसरी तरफ पोसाइडन जो है वो आ गए हैं एंड वो एगमनन के बगल आके वो प्रॉमिस करते हैं कि ट्रोशन जो है वो हारेंगे, ठीक है। एंड वहीं पे माउंट ओलंपस पे जो है हेरा जो है वो पोसाइडन के जो एक्शंस थे, जैसे जूस ने सबको मना कर रखा था कि कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी गॉड जो है वो वॉर में नहीं जाएगा एंड इसी वजह से कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। बट पोसाइडन जो है वो जूस की बात के अगेंस्ट जाते हैं एंड वो ग्रीक्स की हेल्प करते हैं एंड इससे जो है हेरा बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड वो अब डिसाइड करती हैं कि मैं, सिंस वो जूस की वाइफ हैं, जूस उनके हस्बैंड हैं, तो वो डिसाइड करती हैं कि मैं अपने पति को
रिझाऊंगी, अपने पास बुलाऊंगी एंड गॉड ऑफ स्लीप जो है मैं उनकी हेल्प से जूस को सुला दूंगी। एंड जब तक जूस जो है वो ध्यान नहीं देंगे, वो ट्रॉयस की हेल्प नहीं कर पाएंगे, तब तक ग्रीस जो है वो फिर से अपना बैटल फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन होल्ड करेंगे। ठीक है, सो वो हेरा जो है वो अपने फाइनेस्ट कपड़े पहनती हैं, फाइनेस्ट सेंट लगाती हैं, प्रॉपरली रेडी होती हैं, और उसके बाद वो एफ्रोडाइटी के पास जाती हैं। वो एफ्रोडाइटी से भी कहती हैं, एक फेवर मांगती हैं। अब एफ्रोडाइटी अपनी क्वीन को मना नहीं कर सकती, तो एफ्रोडाइटी हेरा की बात मान जाती है, वो उन्हें भी हेल्प करती है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली हेरा जो है वो अपने हस्बैंड के पास जाती हैं एंड वो उन्हें आप कह सकते हो कि सिड्यूस करने की कोशिश करती हैं, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं। इन बिटवीन गॉड ऑफ स्लीप आके वो जूस को सुला देते हैं। जब जूस सो जाते हैं तब गॉड ऑफ स्लीप पोसाइडन के पास वापस जाते हैं एंड वो पोसाइडन से कहते हैं कि जूस अब सो चुके हैं एंड अब कोई भी नहीं है ट्रॉयस को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दिस इज द टाइम जब जो ग्रीक्स हैं वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड फिर से बैटल को जो है जीतने की कोशिश वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जूस सो चुके हैं, पोसाइडन चले जाते हैं ग्रीक्स के पास उन्हें समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, एंड वो ग्रीक्स को कहते हैं कि अपना और हैवी आर्मर्स, मतलब जितने हैवी आर्मर्स हो सके, जितने प्रोटेक्टिव आर्मर्स हो सके वो सब आप पहनिए। ठीक है, एंड आप वॉर पे जाइए एंड आप वॉर जीतोगे। ठीक है, सो इसके साथ, इस एनर्जी के साथ फिर से ग्रीक्स जो है वो अपना वॉर बैटल जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एंड इस बार हेक्टर और ग्रेट एजेक्स के बीच में फाइट होती है। अब दोनों लोग एक दूसरे को लड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब हराने की कोशिश करते हैं, पर दोनों लोग एक दूसरे को हरा नहीं पाते। ठीक है, दोनों लोग ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं। अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे ग्रेट एजेक्स जो है वो एक बड़ा सा बोल्डर लेके वो हेक्टर की तरफ मारते हैं, जिससे हेक्टर को इम्पैक्ट होता है, उनको चोट लगती है एंड उसके बाद वो आप कह सकते हैं एक तरीके से बेहोश हो जाते हैं। तो ट्रॉयस के जो वॉरियर्स रहते हैं, जो महारथी रहते हैं, वो हेक्टर को बचाते हैं एंड हेक्टर के फेस पे पानी डालते हैं, उनको होश में लाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से ग्रीक्स जो है वो वॉर पे अपना बैलेंस, आप कह सकते हो अपना जो एक स्ट्रॉन्ग फुट है वो अगेन रख लेते हैं। ठीक है, सो इतना होता है चैप्टर 14 में, बुक 14 में। अब हम चलते हैं बुक 15 में। तो बुक 15 है हमारी द अकेयंस एट बे। ठीक है, सो जूस जो है वो सो रहे होते हैं, जब वो नींद से उठते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि ये जो उनके एब्सेंस में, उनके सोने के बीच में ट्रॉयस के साथ क्या हुआ, एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो हेरा को भी डांटते हैं, हेरा को भी कहते हैं मैं पनिश करूँगा तुम्हें क्योंकि तुमने मुझे जानबूझ के ऐसा किया है मेरे साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे हेरा जो है वो माफ़ी मांगती है एंड वो कहती है कि हमने आपकी बातें मानी, हम इन्वॉल्व नहीं हुए, पोसाइडन इन्वॉल्व हुआ था, हमने तो कुछ नहीं किया। तो जूस को रियलाइज होता है कि हाँ, किसी गॉड ने कुछ नहीं किया, हेरा ने नहीं किया, जो भी किया गया था, जो भी एक्ट किया गया था वो पोसाइडन के थ्रू किया गया था। एंड पोसाइडन को वॉर्न करने के लिए अगेन जूस क्या करते हैं, वो गॉडेस एरिस को बुलाते हैं एंड उनको मैसेज देते हैं कि आप पोसाइडन से कह दीजिए कि वो अब वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंड अगर वो करेगा देन उसे मेरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। एंड वो चाहता है कि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, इसके अलावा वो गॉड अपोलो को बुलाते हैं एंड वो अपोलो से कहते हैं कि हेक्टर को जाके आप समझाओ कि वो वॉर कंटिन्यू करे एंड वॉर में इस पर जीत उसकी हो जाएगी, मतलब जीत नहीं हो जाएगी बट उसको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो जूस अल्टीमेटली फाइनली हेरा को बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हारेंगे तो ट्रॉयस ही। मैं ट्रॉयस का साथ इस समय अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बैटल फील्ड पे एक्लीस आके लड़े। ठीक है, जब एक्लीस लड़ेगा देन ट्रॉयस हार जाएंगे एंड ग्रीक्स जो है वो जीत जाएंगे। ठीक है, एंड हेरा इस बात से इस प्रपोजल से, जूस का जो प्रपोजल रहता है इसको एक्सेप्ट करती हैं एंड सारे गॉड्स जो है वो बात मानते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हेरा सारे गॉड्स के पास जाके वो जूस की बात उनको बताती हैं एंड वो सबको कहते हैं कि जूस बहुत गुस्से में है, सो अभी कोई भी जो है वो पार्ट नहीं लेगा वॉर में। और दूसरी तरफ गॉड एरिस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उनका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई है इस बैटल फील्ड में। ठीक है, सो जैसे ही बैटल फील्ड में उनके बेटे की डेथ होती है, गॉड एरिस जाने की कोशिश करते हैं बट एथीना उन्हें रोक देती है कि जूस से आप मत भिड़िए। ओके,
वॉर्न कर देती है। दूसरी तरफ गॉडेस एरीस ने पोसाइडन को मैसेज दे दिया है कि आप अब बैटलफील्ड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अपोलो ने हेक्टर को मैसेज दे दिया है कि डरने की नीड नहीं है, आप आपके साथ जो है वो गॉड की स्पेशल पावर रहेगी एंड यू हैव टू फाइट द बैटल, ठीक। एंड इसी के साथ हेक्टर जो है वो अपनी आर्मी को लेके फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं एंड वो बहुत सारे जो ग्रीक वॉरियर्स रहते हैं उनको मार देते हैं। अगेन मतलब वॉरियर्स में नहीं, सोल्जर्स को, बहुत सारे ग्रीक सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर सब एक चीज़ होती है कि बड़ी मुश्किल से ग्रीक्स ने एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया था, उन्होंने अपनी वॉल्स थोड़ी बहुत रीबिल्ड कर ली थी, फिर से वो वॉल्स जो है वो टूट जाती हैं, उनके जो ट्रेंचेस रहते हैं वो भी भर दिए गए हैं। एंड अब ये जो ट्रोजन चैरियट्स है, पहले तो ट्रेंचेस थे जिसकी वजह से हेक्टर और उसकी आर्मी को फुट पे जाना पड़ रहा था, बट अभी गॉड अपोलो ने क्या किया, उन ट्रेंचेस को पूरी तरीके से भर दिया। तो अब जो ट्रोय की आर्मी है वो अपने चैरियट के साथ उस ट्रेंच के पार जा सकती है, ठीक है। पास में ही खड़े प्रोटोकस जो है वो ये सब देख रहे होते हैं एंड उन्हें एहसास हो जाता है कि ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि अब ग्रीक्स जो है वो हार सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइट हो रही है, ये बैरिकेड्स टूट चुके हैं, ट्रेंचेस भर चुके हैं, तो अब ये जो फाइट हो रही है वो शिप जहाँ पे एक्लीस और सारे ग्रीक सोल्जर्स की पूरी ग्रीक आर्मी जो शिप थी वहाँ पे बैटल हो रही है। तो प्रोटोकस ये पूरी बैटल देख रहे हैं एंड नाउ ही इज वरीड कि ग्रीक्स हार सकते हैं। तो अब ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे प्रोटोकस जो है वो एक्लीस के पास जाते हैं, ठीक है। अब क्यों जाते हैं ये नेक्स्ट बुक में बताया गया। इस बुक में यही है कि कंटिन्यूसली सारे जो वॉरियर्स हैं सबके बीच में बैटल हो रही है। ग्रेट एजेक्स जो है वो फिर से हेक्टर पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, आगे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। दोनों लोग काफ़ी टाइम तक लड़ते रहते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बट एट द एंड मतलब एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वॉर को रोकना ही रोकना रहता है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हेक्टर और ग्रेट एजेक्स एक दूसरे को थैंक यू बोल के अलग हो जाते हैं, नेक्स्ट डे दोबारा फाइट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे इसी के साथ जो है आपकी बुक 15 खत्म हो जाती है, हम चलते हैं बुक 16 पे। सो बुक 16 की शुरुआत ही नाम जो है वो है प्रोटोकस फाइट्स एंड डाइज, ठीक है। तो प्रोटोकस अब फाइट करेगा, अभी तक प्रोटोकस फाइट नहीं कर रहा था, वो एक्लीस की बात मान रहा था। तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोटोकस लड़ाई देख के एक्लीस के पास जा रहा है बुक 15 में। तो बुक 16 में इसी के आगे कंटिन्यूशन हो रहा है कि प्रोटोकस जो है वो एक्लीस के पास पहुंच जाता है, वो रिक्वेस्ट करता है एक्लीस से कि हमें जो है अब फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट एक्लीस अभी भी मना करता है। तो प्रोटोकस कहता है अच्छा ठीक है तुम फाइट नहीं कर रहे हो तो ऐसा करो मुझे तुम अपना आर्मर दे दो, अपना चैरियट दे दो, मैं तुम बन के फाइट करूंगा, ठीक है। सो एक्लीस अपना आर्मर, अपना चैरियट सब कुछ दे देता है, अपने वेपन्स भी उन्हें दे देता है, ठीक है। और वो प्रोटोकस से कहते हैं कि तुम किसी से भी बोलो, कुछ भी करो, जिससे लड़ना है लड़ो, बट ये जो ट्रॉय की वॉल है तुम वहां तक नहीं जाओगे, ठीक है, उसके आसपास मत जाओ, वॉल से दूर रहना, बाकी तुम्हें जिससे लड़ना है तुम उससे लड़ो। तुम हेक्टर से लड़ना चाहते हो तुम हेक्टर से लड़ो, तुम पैरिस से लड़ना चाहते हो तुम पैरिस से लड़ो, तुम्हें जो करना है करो, बस उस वॉल के पास मत जाना। ट्रॉय की जो मेन वॉल है जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया, जिसकी वजह से ट्रॉय इतने सालों से बचा हुआ था, वो उस वॉल तक मत जाना, बाकी जो तुम्हें करना है। प्रोटोकस ये बात मानते हैं एंड वो एक्लीस का आर्मर पहनते हैं, वो हर चीज करते हैं एंड ही गेट्स रेडी फॉर बैटल एंड वो चले जाते हैं, ठीक है। बैटल फील्ड में वो लड़ना शुरू करते हैं एंड अब ग्रीक्स जो है जीतना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉयस को लग रहा है कि एक्लीस आ गया है, अब एक्लीस से फाइट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, ठीक है। सो उनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एंड बुक के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि एक्लीस और प्रोटोकस जो है वो फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, एंड उन्होंने एक ही इंसान से ट्रेनिंग ली। प्रोटोकस भी एक्लीस की तरह ही फाइट कर ले रहा, तो किसी को कुछ नहीं पता चला। इवन हेक्टर, एक पॉइंट आता है जहाँ पे हेक्टर और प्रोटोकस साथ में लड़ना शुरू करते हैं एंड प्रोटोकस हेक्टर को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। सो हेक्टर जो है वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं एंड प्रोटोकस जो है वो हेक्टर को कैच करने की कोशिश करते हैं एंड वो अब ये बात भूल जाते हैं कि एक्लीस ने उन्हें मना किया था कि उस वॉल तक नहीं जाना एंड वो वॉल तक चले जाते हैं, ठीक है। सो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे हेक्टर डर के, मतलब ऑब्वियसली हार रहे हैं तो डर के वो पीछे हटने लगते हैं, बट यहीं पे आ जाते हैं गॉड जूस जो उनको थोड़ा सा हिम्मत देते हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, थोड़ी सी एक
आप कह सकते हो टेम्परेरी पावर देते हैं। एंड हेक्टर जो है वो प्रोटोकस से लड़ना शुरू करते हैं एंड समहाउ पूरा सब कुछ आप कह सकते हो बैटल का जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से टर्न हो जाता है। एंड यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हेक्टर और 2-3 ट्रॉय वॉरियर्स जो है, महारथी जो है, वो मिलके प्रोटोकस को मार देते हैं। अब जैसे ही प्रोटोकस की डेथ हो जाती है तो जितने भी ग्रीक वॉरियर्स आसपास रहते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि प्रोटोकस की बॉडी को वापस लिया जा सके। वो नेक्स्ट बुक में डिस्कस करेंगे। इस बुक में बस इतना ही होता है कि हेक्टर जो है वो प्रोटोकस को मार देते हैं, ठीक है। एंड हेक्टर भी नहीं मारते, हेक्टर तो सामने से लड़ रहे होते हैं, पीछे से जो है गॉड अपोलो जाके प्रोटोकस को आप कहते हो मार देते हैं या वो उनको वूंड कर देते हैं, ठीक है। तो चोट लगने के बाद हेक्टर जो है वो बड़ी आसानी से प्रोटोकस पे एक डेडली अटैक करते हैं। एंड एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे प्रोटोकस को रियलाइज होता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। तो ये लास्ट मोमेंट में वो हेक्टर के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारी भी डेथ आने वाली है, तुम्हारी डेथ मुझसे भी खराब हो, ठीक है। एंड यही बात करते करते प्रोटोकस जो है वो वही वॉल के पास मर जाता है, ठीक है। सो इसी के साथ बुक 16 एंड होती है। हम चलते हैं बुक 17 पे। सो बुक 17 क्या है? बुक 17 का नाम है द स्ट्रगल ओवर प्रोटोकस। तो प्रोटोकस की डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडी जो है वो वॉल के पास पड़ी हुई है। सो ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे जितने भी ग्रीक वॉरियर्स हैं, चाहे वो किंग मिलेनस हो गए, चाहे वो एगमेमनन हो गए, चाहे वो ग्रेट एजेक्स हो गए, चाहे वो रीसीज हो गए, हर कोई कोशिश करता है कि प्रोटोकस की जो बॉडी है उसको रिट्रीट कर ली जाए, किसी तरीके से रिट्रीट कर ली जाए। एंड यहाँ पे कोई भी जो है वो प्रोटोकस की बॉडी को जो है लेने नहीं दे रहा, स्पेशली हेक्टर उनको लेने नहीं दे रहा है। एंड हेक्टर जो है वो प्रोटोकस की डेड बॉडी को ड्रैग करके ले जाए। बट अल्टीमेटली जब सारे ग्रीक वॉरियर्स जो है वो एक साथ अटैक करते हैं तो हेक्टर एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जब ऐसी बैटल हो रही होती है, स्पेशली ग्रीक में या वाइकिंग्स में, जब ऐसी कोई बैटल हो रही होती है, जो हार जाता है ना उसके पास जो भी चीजें रहती हैं, चाहे उसका चैरियट हो, चाहे उसका आर्मर हो, चाहे उसकी स्वॉर्ड हो, ये सब आप कह सकते हो वैल्यूबल्स मानी जाती है, कीमती मानी जाती है। तो जैसे इस केस में हुआ कि हेक्टर ने प्रोटोकस को मार दिया तो प्रोटोकस ने जो भी चीजें पहनी थी, चाहे वो उनका आर्मर हो, चाहे उनका चैरियट हो, चाहे उनकी स्वॉर्ड हो, चाहे उनका कोई भी और चीज जो एट दैट पॉइंट प्रोटोकस के पास है, वो सब प्राइस माना जाएगा, ठीक है। तो हेक्टर पहले तो प्रोटोकस की बॉडी ले जाने की कोशिश कर रहे थे ट्रॉय में कि उसके बदले वो उनसे कुछ मांगेंगे, ठीक है। वो कोशिश करते हैं, बट जब सारे ग्रीक वॉरियर्स अटैक करते हैं तब हेक्टर क्या करते हैं कि प्रोटोकस ने जो आर्मर पहना है वो एक्लीस की जो चैरियट, एक्लीस की जो भी चीज़ें वो ले पाते हैं, चैरियट तो नहीं ले पाते, जो भी चीज़ें वो ले पाते हैं, आर्मर, वेपन्स, आसपास जो भी चीज़ें प्रोटोकस के आसपास जो भी चीज़ें रहती है वो सब ले लेते हैं। वो सब लेके वो वापस चले जाते हैं, अपना प्राइस लेके वो वापस चले जाते हैं खुद को बचाने के लिए, ठीक है। एंड जब वो ट्रॉय पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक वॉरियर रहता है, वॉरियर नहीं, वो सीनियर, हेक्टर से सीनियर पोजीशन पे रहता है, ग्लेकस नाम रहता है उनका। वो हेक्टर को डांटते भी हैं कि तुम प्रोटोकलस की बॉडी लेके नहीं है, प्रोटोकलस की बॉडी अगर तुम लेके आते तो हम उसके बदले जो है एक वॉरियर है स्पर्डन, उसको हम वापस ले लेते। वो इस समय वॉर कैप्चर हो चुका है, वॉर प्रिजनर बन चुका है वो, हम उसको वापस ले लेते प्रोटोकलस की बॉडी के बदले, बट तुम प्रोटोकलस की बॉडी को ही वहीं छोड़ के आओ, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन होता है कि जो ग्रीक्स रहते हैं वो प्रोटोकलस की बॉडी को लेके वापस चले जाते हैं। एंड एक इन्फॉर्मर को, एक मैसेंजर को भेजा जाता है एक्लीस के पास, जो इन्फॉर्म करे कि एक्लीस को इन्फॉर्म करे कि प्रोटोकलस की डेथ हो गई है। एंड अगेन फिर से एक प्रीमोनिशन होता है जिसमें फिर से इम्प्लाई किया जाता है कि हेक्टर की डेथ होने वाली है या हेक्टर की डेथ होगी। इतना सब कुछ होता है हमारा बुक 17। अब हम चलते हैं बुक 18। बुक 18 का नाम है आर्मर फॉर एक्लीस। सो फाइनली ये जो मैसेंजर रहता है उसका नाम रहता है एंटीकोलस, ठीक है। सो एंटीकोलस जो है वो एंटीलोकस जो है वो वापस आता है, एक्लीस के पास जाता है, वो एक्लीस को इन्फॉर्म करता है कि प्रोटोकलस की डेथ हो चुकी है। सो अब एक्लीस जो है ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन, वो पूरी तरीके से शॉक्ड है,
वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, एंड वो इस तरीके से रो रहे होते हैं ना कि पूरी जो उनकी जो रोने की आवाज़ होती है वो पूरी बैटल फील्ड में गूंजती है, ठीक है। सो जितने भी वॉरियर्स हैं वो सब अब थोड़े से डरना स्टार्ट कर गए हैं, स्पेशली ट्रॉयज डरना स्टार्ट कर गए हैं, क्योंकि ऐसी आवाज़ किसी ने कभी सुनी नहीं होती, और वो इतनी तेज आवाज़ रहती है कि ये जो पास के मतलब इनके रोने की आवाज़ जो सी नेम्स होती हैं उन तक पहुंचती हैं, एंड सारी सी नेम्स इंक्लूडिंग एक्लीस मदर, ठीक है। एक्लीस की जो माँ रहती है थेटेटस, वो सब एक्लीस के पास आ जाती हैं, एंड एक्लीस अब अपनी माँ को बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड प्रोटोकलस की डेथ हो गई है, ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन, एंड अब उनकी लाइफ में कोई भी और मोटो नहीं रह गया एक्सेप्ट टू स्ले हेक्टर, अपने दोस्त का बदला लेने के अलावा और कोई उनके मन में अब इच्छा नहीं रही। एंड वो अब सोचते हैं कि वो हेक्टर से किस तरीके से बदला ले सकते हैं, किस तरीके से वो हेक्टर को हरा सकते हैं, ट्रॉयस को हरा सकते हैं। एंड इसी के साथ हेक्टर जो है वो अपनी माँ के सामने एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे पास जो है, उनके पास जो है कोई भी आप कह सकते हो आर्मर नहीं है, वो बैटल के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना आर्मर, अपनी चीज़ें जो है वो प्रोटोकलस को दे दी थी लड़ने के लिए, एंड अब वो सारा सामान जो है वो हेक्टर के पास है, तो वो रेडी नहीं है बैटल के लिए, वरना वो अभी चले जाते प्रोटोकलस की डेथ का बदला लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थेटेटस अपने बेटे को संभलने के लिए कहते हैं, समझाती हैं, एंड वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आर्मर लेके आऊंगी जिससे तुम अपने दोस्त का बदला ले सकते हो। सो यहाँ पे थेटेटस जो रहती हैं वो जाती हैं गॉड हेफेस्टस के पास। हेफेस्टस मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था कि हेफेस्टस जो है वो इज द ब्लैक स्मिथ ऑफ गॉड, या गॉड ऑफ स्मिथ आप बोल सकती हैं। वो गॉड्स के लिए कुछ भी अगर बनाना है, कोई वेपन बनाना है, तो वो हेफेस्टस बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक थोड़ी सी बैक स्टोरी आती है कि थेटेटस जब हेफेस्टस के पास जाती हैं, वो हेफेस्टस से अपनी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मेरे बेटे के लिए आर्मर बनाइए, तो हेफेस्टस जो है वो अग्री कर जाता है। रीज़न कि मैंने जो है इससे पहले जब मैं सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने बताया था कि हेफेस्टस जो है वो हेरा के बेटे हैं, बट हेफेस्टस बाकी गॉड्स की तरह नहीं है। ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ही इज़ नॉट, मतलब जो गॉड की एक इमेज होती है ना, अच्छे खासे बिल्ड होगी, खूबसूरत दिख रहे होंगे, हेफेस्टस ऐसा बिल्कुल नहीं दिखते। हेफेस्टस इज वेरी अगली, ही इज क्रिपल्ड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। वो थोड़ा सा तिरछा होके, लंगड़ा के भी चलते हैं, एंड इसी वजह से जब हेफेस्टस पैदा हुए थे ना, उनको जब उन्होंने देखा था हेरा ने, तो उन्होंने जो है माउंट ओलंपस पे सारे गॉड्स रहते थे, एंड जब उन्होंने देखा था कि उनका बच्चा क्रिपल्ड है, तो ही गॉट सो, आप कह सकते हो उनको इतना ज़्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा था कि उन्होंने हेफेस्टस को माउंट ओलंपस से फेंक दिया। तो जब वो 9 साल तक जो है हेफेस्टस माउंट ओलंपस पे नहीं रहे थे, एंड स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग के जो 9 साल थे उनके, तब थेटेटस ने उनका ख्याल रखा था, एज अ मदर उनका ध्यान रखा था, एंड इसी वजह से हेफेस्टस भी जो है वो थेटेटस की रिक्वेस्ट इजीली एक्सेप्ट कर देते हैं, एंड ही बिल्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द यूनिकेस्ट आर्मर फॉर एक्लीस। एंड इस चैप्टर के आगे पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो, इस बुक में इसके आगे जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हेफेस्टस ने किस तरीके का आर्मर एक्लीस के लिए बनाया। तो ये है बुक 18। अब हम चलते हैं बुक 19। बुक 19 का नाम है द फ्यूड इज एंडेड। फ्यूड मतलब होती है लड़ाई, कौन सी लड़ाई एंड हो रही है। सो एक्लीस, बुक 18 एंड हुई थी कि एक्लीस को उनका आर्मर मिल गया है, उनके जो भी वेपन्स हैं वो गॉड हेफेस्टस ने फॉर्ज करके उनकी मदर को दिए हैं, मदर ने लाके एक्लीस को दे दिया। ये पूरा बुक 18 में डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। सो बुक 19 में क्या हुआ है, अब एक्लीस इज रेडी टू फाइट नाउ, ठीक। अब वो बैटलफील्ड में अपने फ्रेंड की डेथ को अवेंज करने के लिए रेडी हैं। अब उससे पहले, बैटलफील्ड में जाने से पहले, वो ग्रीक्स आर्मी जो उनका कमांडर्स रहते हैं उनके बीच जाते हैं, एंड वो सबसे बात करते हैं, स्पेशली एगमेनन से बात करते हैं, एंड एगमेनन अगेन वो माफ़ी मांगते हैं फॉर हिज मिसबिहेवियर, जो बुक 1 में मैंने डिस्कस किया था कि प्लेग हो गया था, उनकी जो वॉर प्राइज थी, एक्लीस की जो वॉर प्राइज थी वो एगमेनन चाहते थे, एंड एगमेनन को दी गई थी, जिसकी वजह से एक्लीस की बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई थी। तो वो उस सब चीज़ के लिए एगमेनन जो है वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, एंड अगेन जो भी प्रपोजल उन्होंने
बुक आई थिंक 10 या 11 है, जिसमें अपना प्रपोजल उन्होंने भेजा था। वो पूरा गिफ्ट सारे ऑफर्स वो एक्लीस को दोबारा देते हैं। तो जितने ट्रेजर्स हैं वो सब एग्मन अपनी बेटी का हाथ भी एक्लीस के नाम एक्लीस को देते हैं कि बैटल खत्म हो जाएगी उसके बाद वो अपनी यंगेस्ट बेटी की जो है शादी वो एक्लीस से करा देंगे। इसके अलावा वो ब्रेसीज को भी वापस कर देते हैं। एंड एक्लीस सारी जो गिफ्ट्स हैं, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी भूल चूक है, जो भी लड़ाई हैं, वो सबको माफ करते हैं। एंड ही इज नाउ रेडी फॉर द बैटल। एंड अब वो डिक्लेयर करते हैं कि वो बैटल फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगे एंड वो अब हेक्टर को मारेंगे। ठीक है, सो सबका ऑब्वियसली इतने बड़े वॉरियर की डेथ हुई है, सो एक्लीस इज वेरी इफेक्टेड। एंड अभी तो बैटल हो नहीं रही है, तो इसी में ओडिसीज उनको कहते हैं आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, एंड उसके बाद हम राइस पूरी प्रॉपर कर लें, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट डे लड़ेंगे। ठीक है, बट एक्लीस का क्या होता है कि वो खाने को रिफ्यूज करते हैं। एंड अगले दिन सुबह के समय भी वो प्रोटोकॉल्स के बारे में ही सोच रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए टाइम को सोच रहे हैं। एंड ब्रेसीज जो है वो भी दुखी हैं, क्योंकि वो भी जो है कुछ हद तक प्रोटोकॉल्स उनके भी दोस्त बन गए थे। ठीक है, एंड एक्लीस जो है वो खाली पेट शांति से बैठे हुए हैं। तो जूस अब एक्लीस बैटल फील्ड में आ गया है। जूस यही चाहते थे कि एक्लीस बैटल फील्ड में आए एंड वो युद्ध करके जीते। ठीक है, सो अब खाली पेट तो युद्ध होना नहीं है, तो जूस जो है वो एथीना को भेजते हैं नेक्टर और एम्ब्रोशिया के साथ, जिससे एक्लीस की जो भूख है वो मर जाती है। ठीक, नेक्टर एक तरीके का आप कह सकते हो लिक्विड या किसी तरीके का जूस। एम्ब्रोशिया गॉड्स पीते हैं, एक तरीके की आप कह सकते हो गॉड्स की फाइन वाइन है, या आप कह सकते हो उनका अमृत टाइप का कुछ है। ओके, तो अब जो है एक्लीस अपने आर्मर को पहनते हैं, पूरा रेडी होते हैं, वो अपने चैरियट के पास जाते हैं एंड वो अपने दोनों हॉर्सेस के पास जाते हैं जो चैरियट को पुल करते हैं। एंड उन दोनों हॉर्सेस को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारे होते हुए प्रोटोकॉलस की डेथ हुई कैसे। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक पोएटिक लिया गया है, या आप कह सकते हो कि भाई मिथिकल है, मिथोलॉजी चल रही है। तो द हॉर्सेस ऑल्सो रिप्लाई टू, ठीक, हॉर्स उनको जवाब देते हैं कि हमारी गलती नहीं है, जूस के इन्फ्लुएंस में चीजें हो रही थी, इसी वजह से प्रोटोकॉलस की डेथ हो गई, वरना प्रोटोकॉलस नहीं मरता। प्रोटोकॉलस को जो है वो गॉड ने मारा था। मैंने बताया ना, अपोलो ने सबसे पहला जो हमला हुआ था वो पीछे से गॉड अपोलो ने किया था, तो गॉड ने उन्हें मारा था। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो एनिमल्स हैं। तो एटलीस्ट ये सब मानते हैं। अब फुल कॉन्शियस के साथ, फुल एनर्जी के साथ एटलीस्ट जो है वो बैटल फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड ही नोज हिज फेट, ठीक है, वो जानते हैं कि अगर वो बैटल फील्ड में गए तब उन्हें ग्लोरी मिलेगी। एंड ग्लोरी इज समथिंग जो मरने के बाद मिलती है। ठीक है, बट वो अपने फ्रेंड की डेथ को अवेंज भी करना चाहते हैं, सो ही गोज फॉर द बैटल। ओके, एंड इसी के साथ बुक 19 एंड होती है। अब हम चलते हैं बुक 20 पे। तो बुक 20 है द गॉड्स गो टू द वॉर। सो अभी तक क्या हो रहा था, जूस ने सारे जितने गॉड्स थे उनको मना कर रखा था कि आप बैटल फील्ड में नहीं जाओगे। बट ये एक ऐसा पॉइंट आता है जब एरीज को और एफ्रोडाइटी को चोट लगती है। एरीज को सिस्मिक वेव की वजह से वो जमीन पे गिरते हैं एंड वो जूस से जाके कंप्लेन करते हैं। एफ्रोडाइटी का हाथ में उनके चोट लगती है। इसके बाद गॉड्स जो है वो डायरेक्टली बैटल फील्ड में इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं। ठीक, अब फिर से मीटिंग होती है जिसमें जूस बताते हैं कि जितने भी गॉड्स हैं अगर वो बैटल फील्ड में इन्वॉल्व होना चाहे, बैटल फील्ड में जाना चाहे, वो जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। वो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस भी आर्मी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं। सो विद देयर विलिंगनेस जितने भी गॉड्स रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अब बैटल फील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो साइड में रह के देखते हैं। काफ़ी देर तक वो साइड में एक माउंटेन पे बैठ के इस वॉर को देख रहे होते हैं। एंड एटलीस्ट जो है वो सबको धीरे धीरे करके हराता जा रहा है, सबको धीरे धीरे करके मारता जा रहा है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि पोसाइडन को थोड़ी सी जो है, जिस तरीके से एटलीस्ट ट्रॉयस को मार रहा होता है, तो पोसाइडन को थोड़ी सी दया आ जाती है। तो वो एक वॉरियर रहते हैं जिनका नाम एनीसिस, उनकी हेल्प करते हैं, थोड़ी सी हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड वो एनीसिस को आगे करते हैं कि तुम जाके एक्लीस से लड़ो। अब एक्लीस बहुत बुरी तरीके से
एनेसिस को मारने वाले ही होते हैं एंड हेक्टर डिसाइड करता है कि वो इंटरवीन करेंगे, बट अपोलो हेक्टर को रोकते हैं कि तुम अभी मत जाओ, पहले जितने तुम्हारे जो तुमसे नीचे जो रैंक्स के वॉरियर्स हैं उनको लड़ने दो। एंड हेक्टर ये बात मान जाते हैं, वो अपोलो की बात मान के रुक जाते हैं एंड वो बाकी वॉरियर्स को एक्लीस से लड़ने देते हैं। एंड एक्लीस जो है वो ऑब्वियसली उनके ऊपर खून सवार हुआ है, वो सबको धीरे धीरे करके मारते जा रहे हैं, हराते जा रहे हैं। एंड इवन वो हेक्टर के बहुत सारे कई भाई रहते हैं, हेक्टर के 50 भाई हैं, ठीक है, तो वो 49 भाई हैं, सॉरी 50 नहीं, टोटल उनके वो 50 भाई थे। हेक्टर को हटा दें तो 49 ब्रदर्स थे, तो उनको एक्लीस जो है वो हेक्टर के भाइयों को मारते चले जा रहे हैं, चैलेंज करते चले जा रहे हैं। एंड फिर एक भाई आता है जिसको एक्लीस मारने वाले होते हैं एंड हेक्टर अगेन वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने भाई को बचा सकूं। एंड अगेन अपोलो उनको रोकते हैं कि अभी मत जाओ, तुमसे नीचे वाले जो रैंक्स के उनको पहले लड़ने दो, फिर तुम जाना, ठीक है, जब एक्लीस थोड़ा सा थक जाएगा तब तुम जाना। ओके, सो यही पूरा डिस्क्रिप्शन जो है बुक 20 में है। अब हम चलते हैं बुक 21 पे। सो बुक 21 का नाम है एक्लीस फाइट्स द रिवर। फाइट्स द रिवर, रिवर को फाइट करेंगे। अब देखिए स्टोरी क्या है। सो अब एक्लीस इस तरीके से लड़ते जा रहे हैं, इतने सारे लोगों को उन्होंने मारा कि बैटलफील्ड के पास में एक रिवर रहती है, मतलब सब रहती नहीं है, पास में नहीं रहती है, बट जो ट्रॉयर्स रहता है वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो भागने की कोशिश करने लगते हैं एंड वो एक रिवर के पास भागने की कोशिश करते हैं कि अगर हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, किसी तरीके से रिवर में ही चले जाए तो एक्लीस से हम बच जाएंगे। वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक्लीस सबका पीछा करते हुए जा रहे हैं। एंड एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे एक्लीस रिवर में कोई जा रहा होता है, रिवर बैंक पे किसी को मारते हैं, सबको मारना वो शुरू कर देते हैं एंड सारी डेड बॉडीज को वो रिवर में फेंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रिवर में इतनी सारी डेड बॉडीज होती हैं कि रिवर की जो आपके साथ ट्रिब्यूटरीज होती है उसके चैनल्स ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, रिवर ब्लॉक होने शुरू हो जाती है। इतने सारे लोगों को एक्लीस से मारा होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो रिवर रहती है वो एक्लीस से प्लीड करती है कि आप इधर मत फेंको, आप कहीं और जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। बट एक्लीस मानते हैं, बट ही इज इन रेज, ही इज इन एनर्जी, वो सबको स्टिल मारते जाते हैं, वो रिवर में फेंकते जाते हैं। अल्टीमेटली रिवर जो होती है वो एक्लीस को चैलेंज कर देती है। गॉड रिवर गॉड जो रहते हैं वो एक्लीस को चैलेंज कर देते हैं। एक्लीस ये नहीं ध्यान देता कि वो एक गॉड से लड़ने जा रहा है, वो इतने ज़्यादा एनरेज्ड है, इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि खून के प्यासे हैं कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते एंड वो रिवर गॉड से भिड़ जाते हैं। सो रिवर गॉड उनको बहुत बुरी तरीके से हराने वाले होते हैं, वो एक्लीस को मारने वाले होते हैं, हराने के वाले होते हैं, वो एक्लीस को पूरी तरीके से हरा देते हैं, एक्लीस को जान से मारने वाले होते हैं। बट उसी टाइम पे हेरा जो है वो हेफेस्टस से कहती है कि जाके रिवर गॉड को रोको। सो रिवर गॉड का गुस्सा शांत कराना इट्स नॉट इजी, तो हेफेस्टस जो है वो रिवर बैंक की साइड में आप कह सकते हो कि वो जलाना शुरू कर देते हैं, रिवर को जलाना शुरू कर देते हैं। रिवर बॉयल होने लगते हैं। अल्टीमेटली रिवर गॉड को रियलाइज होता है वो क्या कर रहे हैं एंड वो एक्लीस को नहीं मारते, वो पीछे हट। इसके बाद जितने गॉड्स रहते हैं वो ये कॉन्फ्लिक्ट पास में खड़े होकर देख रहे हैं, कोई अभी भी बैटल फील्ड में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। बट ये जो एक्लीस वाला इंसिडेंट हुआ है इसके बाद सारे गॉड्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट होते हैं, उनके बीच में इन्वॉल्व होने नहीं स्टार्ट होते, उनके आपस में ही लड़ाई होने लगती है। तो एरीस और अपोलो जो है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं बाकियों पे। एथीना एरीस और अपोलो से, एथीना जो है वो एरीस और अपोलो से नहीं एफ्रोडाइटी से लड़ती हैं। पोसाइडन जो है वो चैलेंज कर देते हैं अपोलो को ढोल के लिए, बट अपोलो मना करते हैं। इस पे अपोलो का मजाक उड़ाते हैं उनकी जो सिस्टर रहती हैं आर्टेमिस। अब जब वो मजाक उड़ा रही होती है तो हेरा उनको अटैक कर देती हैं। सो गॉड्स भी आपस में लड़ना शुरू करती हैं, ठीक है, कि कौन जीतेगा, किसके मतलब वॉरियर को जीतना चाहिए, किसके सपोर्टर को जीतना चाहिए, वो आपस में ही गॉड्स जो है वो लड़ना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। अब इसी बीच जो है किंग प्रियम जो है वो ये पूरे बैटल फील्ड को जो है ट्रॉय की जो वॉल है वॉल के ऊपर से वो देख रहे हैं। एंड अल्टीमेटली ये होता है कि ट्रॉयस इतनी बुरी तरीके से हारने लगते हैं, इतनी ज्यादा उनकी मतलब एटलीस्ट भारी पड़ रहे होते हैं ट्रॉयस पे, कि प्रियम ऑर्डर करते हैं कि जितने भी वॉरियर्स हैं वो सब वॉल के अंदर आ जाए अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड एक्लीस अगेन उनको तो किया खून सवार है, तो वो सोल्जर्स का पीछा करने लगते हैं सिटी के अंदर, मतलब वॉल की तरफ पीछा करना शुरू करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे अब जाके अपोलो इन्वॉल्व होंगे। अपोलो जो है वो एक ट्रोजन वॉरियर का मतलब भेष लेते हैं। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि गॉड अपोलो एक्लीस के सामने आ गया, नहीं, वो डिस्गाइज लेते हैं। एग्नोर एक वॉरियर रहता है उसका, एंड एग्नोर के बॉडी में जो है वो एक्लीस से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो बाकी जो ट्रॉयस की आर्मी है वो अंदर जा चुके हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ जो है बुक 21 एंड होती है कि ट्रॉयस की आर्मी जो है वो वॉल के अंदर जा चुकी है, एक्लीस जो है वो वॉल के बाहर खड़े हैं। ओके, सो ये थी बुक 21। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पे, बुक 22 पे। बुक 22 का नाम है द डेथ ऑफ हेक्टर। सो नाम से क्लियर हो रहा है कि हेक्टर की डेथ होगी इस बुक में। सो होता क्या है कि बाकी जो आर्मी रहती है वो तो ट्रॉय की चली जाती है, बट हेक्टर जो है वो बाहर ही खड़े रहते हैं, वो वॉल के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। किंग प्रियम उनको मतलब बुलाने की कोशिश करते हैं अंदर आ जाओ, बट हेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने स्टेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि अब ट्रॉय जीतेगा, ठीक है। सो ही इज फीलिंग एम्बैरेस्ड, और इसी वजह से वो अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं। एंड इसी एम्बैरेसमेंट, इसी आप कह सकते हो मतलब माइंडसेट के साथ जो है हेक्टर वो एक्लीस को कन्फ्रंट करते हैं, एक्लीस से लड़ना शुरू करते हैं। एंड ये वो टाइम पीरियड है जब अपोलो जो है वो अब हट गए हैं, एक्लीस पूरी तरीके से फ्री हो गया, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में हेक्टर क्या करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग में हेक्टर एक तरीके का नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं कि बैटल ना करनी पड़े, हेक्टर मतलब एक्लीस से लड़ना ना पड़े, ठीक है। बट भाई एक्लीस तो चाहते हैं कि हेक्टर की डेथ हो, हेक्टर को मारना चाहते हैं, तो नेगोशिएशन किसी काम का रहता नहीं है। एंड हेक्टर को अल्टीमेटली फाइट ही करना पड़ता है। तो वो फाइट करना तो रहता है, बट एक्लीस जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, हेक्टर डर के मारे वो अब अंदर तो जा नहीं सकते, तो वो वॉल के ही चक्कर लगाने लगते हैं, मतलब अपने किंगडम के ही चक्कर लगाने लगते हैं। तो वो 3 चक्कर अपने किंगडम के लगाते हैं, भाग रहे हैं, हेक्टर आगे भाग रहे हैं, एक्लीस उनके पीछे भाग रहे हैं। एंड इसी बीच जूस जो है वो चाहते हैं कि हेक्टर की डेथ हो, तो वो एथीना को भेजते हैं। एथीना से वो कहते हैं कि आप जो है कुछ करो। एंड एथीना जूस को एक्सेप्ट कराती है कि हेक्टर की डेथ का टाइम आ गया है, तो अब हमें एक्ट करना पड़ेगा। अगर हेक्टर भागने की कोशिश कर रहे हैं, हेक्टर बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एथीना क्या करती है, वो हेक्टर के पास जाती है, बट उनके मतलब वो भी एक डिस्गाइज ले लेती है। डियोफोबस जो रहते हैं वो हेक्टर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहते हैं, वो उनका डिस्गाइज लेके हेक्टर के पास जाती है। एंड हेक्टर को लगता है कि अरे मेरा दोस्त मेरे साथ है, नाउ आई कैन फाइट, मैं अकेला तो एक्लीस से नहीं लड़ सकता, बट मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक्लीस से लड़ सकते हैं। तो हेक्टर फाइनली रुकते हैं एंड वो एक्लीस से फाइट करने लगते हैं। एंड जैसे ही वो एक्लीस से फाइट करके अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं, टर्न करते हैं, एंड वो हेक्टर पे वो एक्लीस पे अटैक करने से पहले टर्न करके पीछे देखते हैं, तब तक उनका फ्रेंड जा चुका होता है। एंड नाउ ही रियलाइजेस कि क्या गड़बड़ हुई है, तो एक्लीस से वो फाइट करना तो शुरू कर देते हैं। दोनों लोग बहुत अच्छे से लड़ते हैं, बट अल्टीमेटली एक्लीस जो है वो हेक्टर को हरा देते हैं, हेक्टर को मार दे। अब मारने के बाद अब ये सोचिए कि ये हेक्टर की डेथ जो हुई है वो ट्रॉय के वॉल के पास हुई है, जहाँ पे प्रोटोकलस की डेथ हुई थी, ठीक है। सो ट्रॉय जो है वो कोशिश करते हैं कि वो हेक्टर की बॉडी को रिट्रीट कर लें, बट एक्लीस ऐसा कुछ होने नहीं देता। एक्लीस इज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरे दोस्त की बॉडी को इसने घसीटा था वैसे ही मैं घसीटूंगा, और मैं इसको चैन नहीं पड़ने दूंगा। वो पूरी तरीके से रिवेंज मोड पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हेक्टर की बॉडी को ड्रैग करते हुए ट्रॉय के वॉल से जो है वो ग्रीक का जो कैंप रहता है वहां तक लेके जाते हैं, ठीक है, ड्रैग करके ले जाते हैं। एंड वो चाहते हैं कि हेक्टर की बॉडी को, मतलब प्रोटोकलस को तो ऑब्वियसली डेथ रिचुअल्स मिलेंगी, उनको जो भी रिचुअल्स होती हैं वो उनकी फुलफिल होंगी, एंड वो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट एटलीस्ट चाहते हैं हेक्टर को वो सेटिस्फैक्शन ही ना हो, उनकी डेथ राइट्स जो है वो पूरी ही ना हो। एंड वो चाहते हैं कि हेक्टर की बॉडी को जो है वो डॉग्स और ईगल्स जो भी स्कैवेंजर्स हैं वो उन्हें खाएं, ठीक है। फॉर अ वॉरियर ये बहुत ही उस टाइम के लिए ग्रीक के रेफरेंस में ये बहुत ही आप कह सकते हो कि शर्मनाक बात होगी, ओके। इससे ज़्यादा बड़ी इंसल्ट कोई नहीं हो सकती। एंड हेक्टर की डेथ हो चुकी है, तो जितने भी
कमांडर्स रहते हैं टू शो देयर विक्ट्री। ग्रीक कमांडर्स जो रहते हैं वो अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए वो हेक्टर की बॉडी को स्टैब करते हैं एंड हेक्टर की बॉडी को जो है वो ड्रैग करके ग्रीक में ले जाया जाता है, ग्रीक कैंप्स में ले जाया जाता है। एंड दूसरी तरफ जो है किंग प्रियम और उनकी वाइफ जो है वो सब रोने लगते हैं कि हेक्टर की डेथ हो गई है। हेक्टर की वाइफ आती है, वो जब ये सब सुनती है उन्हें रियलाइज होता है कि हेक्टर की डेथ हो गई है एंड उनकी बॉडी जो है वो एनिमीज के पास है एंड उनकी बॉडी को वापस नहीं लाया जा रहा, कोई चांस नहीं कि उनकी बॉडी वापस है। तो वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ठीक है, सो बुक 22 जो है वो बहुत ही आप कह सकते हो कि सैड टोन पे एंड होती है। ओके, अब हम चलते हैं बुक 23 पे। सो बुक 23 का नाम है द फ्यूनरल एंड द गेम्स। सो इससे पहले प्रोटोगोलस की रिचुअल्स तो अभी तक हुए नहीं थे। अब हेक्टर की डेथ हो गई है, सो अब होता है कि हेक्टर की डेथ के बाद अब प्रोटोगोलस की जो डेथ रिचुअल्स है उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, एंड रात का समय तो अभी तो ये रिचुअल्स नहीं हो सकते, ये रिचुअल्स जो है वो सुबह होंगे। एंड रात के ये समय इसी टाइम पे एक्लीस के सामने जो है वो प्रोटोगोलस के गोस्ट आता है जो उनको कहता है कि मेरी बॉडी को बरी करने की जगह मेरी बॉडी को जलाया जाए। ठीक है, उसके जो एशेज हों, ठीक, अस्थियां जो हो मेरी, वो एक टूम बना के उसमें रखी जाए एंड इन एशेज के साथ जो है तुम्हारी भी एशेज हो, मतलब प्रोटोगोलस और एक्लीस दोनों की एशेज जो है वो साथ में। ठीक है, सो ये पूरा कन्वर्सेशन एक्लीस और प्रोटोगोलस के गोस्ट के बीच में होता है एंड अल्टीमेटली एक्लीस जो है वो प्रोटोगोलस के गोस्ट को हक करने की कोशिश करता है एंड ऑब्वियसली आप गोस्ट को हक नहीं कर सकते, तो वो भी एक्लीस जो है वो गोस्ट को हक नहीं कर पाता एंड वो गोस्ट गायब हो जाता है। तो एक्लीस जो है अगले दिन पूरा ये प्लान सबको बताते हैं एंड प्रोटोगोलस के लिए डेथ फायर जो है उनके जलाने की जो व्यवस्था है वो सब की जाती है। जितने भी वॉरियर्स हैं वो सब आसपास लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, प्रोटोगोलस की बॉडी को फायर पे रखा जाता है, आग लगाई जाती है एंड पूरा दिन लग इतनी बड़ी फायर रहती है कि पूरा दिन लग जाता है ये फायर को शांत करने। एंड ये सब जब हो जाता है तो ये जो टीम रहती है, जो ग्रीक्स रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम कुछ गेम्स खेलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे कि हेक्टर की डेथ हुई। सो वो अलग अलग गेम्स खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहला गेम होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि चैरियट रेस का कंपटीशन होगा। चैरियट रेस के कंपटीशन में मिलेनस साथ देते हैं, मिलेनस किंग मिलेनस इन्वॉल्व होते हैं, एंटीलोकस इन्वॉल्व होते हैं, डियोडमस इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे लोग जो है अब कई सारे गेम्स खेले जाएंगे। चैरियट रेसिंग रहेगी, देन आपका स्वॉर्ड फाइटिंग रहेगी, डुअल रहेगा, बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेले जाएंगे जिसमें अलग अलग वॉरियर्स जो है वो गेम जीतेंगे। बीच में ही एक आर्चरी का भी गेम आएगा, रेसलिंग का भी गेम आएगा, फुट रेस का भी गेम आएगा। इस ये सारे गेम्स अलग अलग गेम्स जो हैं वो बुक 23 में खेले गए हैं, ऑब्वियसली जीता गया। ठीक है, एट लास्ट एक गेम होता है स्पेयर फाइट का, मतलब कि भाले से लड़ना है। तो भाले से लड़ने के लिए दो वॉरियर्स रहते हैं, एक्लीस एंड एगमेम्नन। तो एक्लीस जो है वो ऑब्वियसली हर कोई जानता है एक्लीस कितने ब्रेव हैं। तो एक्लीस खुद से कह देते हैं कि स्पेयर को जो है भाले को चलाने की जो स्किल है उसमें सबसे ज्यादा अच्छे जो है वो एगमेम्नन है और मैं एगमेम्नन से नहीं लड़ाई करूंगा। एगमेम्नन इज सुपीरियर देन मी एंड एक्लीस बैक आउट कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली एगमेम्नन ऑटोमेटिकली विनर हो जाते हैं। सो बुक 23 में पूरा यही डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग गेम्स खेले गए हैं, अलग अलग सेलिब्रेशन आप कह सकते हो एक तरीके से हुआ है। ओके, बुक 24 ये है होमर की द इलियाड की लास्ट पार्ट, बट ट्रोजन वॉर का एंड इसमें नहीं। ओके, सो बुक 24 का नाम है प्रियम एंड एक्लीस। अब फ्यूनरल गेम्स खत्म हो चुके हैं, एक्लीस अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा सैड है, ग्रीफ में है एंड वो इतने ज्यादा अपसेट है कि वो उनका जो चैरियट है उसके पीछे अभी भी हेक्टर की बॉडी बंधी हुई है एंड ये जो प्रोटोगोलस का टूम बनाया गया था, एक्लीस का जो चैरियट है वो उस टूम के चक्कर लगा रहा है हेक्टर की बॉडी को पीछे घसीटते हुए। ठीक है, अब एक वॉरियर के लिए, इतने अच्छे वॉरियर के लिए इस तरीके की डेथ, इस तरीके की उसकी डेड बॉडी की ट्रीटमेंट, तो इवन गॉड्स जो है वो भी अब बुरा फील कर रहे हैं। तो अपोलो क्या करते हैं, अपोलो ही शील्ड्स हेक्टर्स बॉडी, वो हेक्टर की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कि अब उसकी डेड बॉडी को कोई
चोट नहीं लगेगी, उसकी डेड बॉडी जो है वो खराब नहीं। एंड दूसरी तरफ जो है गॉड हर्मेस जो रहते हैं वो, उनको बुलाया जाता है, हेरा उनको भेजती है कि आप जाओ, ठीक है, आप जाके किंग प्रियम से बात करो, उनको समझाओ कि वो एक्लीस के पास जाएं एंड वो हेक्टर की बॉडी को जो है वो रिट्रीट करें, ठीक है। रिट्रीट करने के लिए वो कई सारे गिफ्ट्स लेके जाएं, सब कुछ लेके जाएं एंड वो एक्लीस के पास जाके एक्लीस से बात करें एंड हेक्टर की जो बॉडी है उसको वापस ले आए। हेक्टर को जो प्रॉपर राइट्स हैं उनके वो दिए जाए। तो हेक्टर जो है वो अपनी वाइफ को इस बारे में बताते हैं कि गॉड हर्मिट आए थे जिन्होंने गॉड्स का स्पेशली जूस का ये मैसेज मुझे डिलीवर कराया एंड वो चाहते हैं कि मैं हेक्टर की बॉडी को वापस लेके आऊँ। पहले तो क्वीन जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रही होती है, वो डर रही होती है कहीं प्रियम का ही ना मार दिया जाए, बट अल्टीमेटली वो अग्री करती हैं। एक ईगल पास में से निकलता है जैसे वो एज अ गुड ओमन ट्रीट करते हैं एंड होता है अच्छा ठीक है आप जाओ। तो किंग प्रियम बहुत सारे गिफ्ट्स लेके, बहुत सारे आप कह सकते हो ट्रेजर्स लेके, जैसे कि गॉड हर्मिट ने उन्हें बताया था वैसे वो पूरा रेडी हो एक्लीस के कैंप में जाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड दूसरी तरफ जूस हर्मस गॉड हर्मस को जो है वो एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये ध्यान रखो कि प्रियम जो है वो सेफली हेक्टर की बॉडी को लेके घर वापस आए। तो हर्मस जो है वो डिस्गाइज ले लेते हैं एक स्ट्रेंजर का एंड वो प्रियम के साथ रहते हैं, प्रियम के साथ एक्लीस के गेट पे जाते हैं, प्रियम से एक्लीस मिलते हैं, वहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं। प्रियम बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं तो सबसे पहले वो एक्लीस का हाथ चूमते हैं, उसके बाद उनसे हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पकड़ के, जोड़ के नहीं, हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, तुम अपने बाप को इमेजिन करो, मेरे बेटे को वापस कर दो, मैं अपने बेटे की डेड बॉडी के बदले ये सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, ये ले लो। तो एक्लीस ये सब सुन के जो है वो थोड़ा सा उनका दिल सॉफ्ट होता है एंड वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप हेक्टर की बॉडी ले जाइए। एंड रात का टाइम होता है तो एक्लीस कहते हैं कि आप खाना खा लीजिए उसके बाद आप जाइएगा। तो प्रियम खाना खाते हैं, उसके बाद होता है ऐसा कीजिए आप यहीं सो जाइए, बट गॉड हर्मस जो है वो कहते हैं यहाँ सोना नहीं, आप हेक्टर की बॉडी को लेके निकलो। तो प्रियम हेक्टर की बॉडी को लेके निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड यहीं पे जो है बुक 24 एंड हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे एक्लीस जो है वो फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं एंड ट्रॉयज और ग्रीक्स के बीच में वॉर जो है वो चल रही होती है। एंड इसी बीच मैं एक्लीस की भी एंडिंग आपको बता दे रही हूँ कि एक्लीस की डेथ कहाँ से हुई। पूरी स्टोरी में होता है कि एक्लीस की डेथ होगी, बट एक्लीस की डेथ हुई नहीं है। सो बुक 24 एंड हो जाती है, ठीक है। अब एक्लीस फाइट कर रहे होते हैं एंड इसी बीच एक्लीस का आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि कोई भी वेपन जो है वो एक्लीस के आर्मर को ब्रेक नहीं कर पा रहा। बट एक्लीस के हील पे जो एड़ी होती है वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती। सो पैरिस बीइंग अ गुड आर्चर, मैंने आपको पहले बताया था पैरिस बहुत अच्छा आर्चर है, तो वो एक्लीस के हील पे, उनके एड़ी पे एक एरो शूट करते हैं जिसके वजह से एक्लीस डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली एक्लीस जो है वो वॉर में लड़ते मर जाता है, ठीक है। सो ये था एक्लीस की भी मैं एंडिंग मैंने बता दी, होमर की भी, द इलियड की भी एंडिंग हो गई एंड इसी के साथ आपका यूनिट 1 जो है वो होता है कंप्लीट। सो अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी ऐसा कंटेंट और चैनल पर पोस्ट होता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।